हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं साइंस वॉर, यानी कि हम 6 दिन में लगातार कर रहे हैं जोरदार साइंस की वार, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंस के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, यानी कि पिछले सालों में सारे पूछे गए क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। 2015 से लेकर 2021 के सारे क्वेश्चन, है ना। तो फर्स्ट क्लास हम देख चुके हैं, 5 ही दिन बचे हैं हमारे पास। ठीक है, संडे को आपका एग्जाम है, तो देरी ना करते हुए शुरू करेंगे क्वेश्चंस हमारे। फर्स्ट, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्वसन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? रेस्पिरेशन इज विच काइंड ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, बट फॉर्म बनाने के लिए एक बार ये दोबारा सुन लो। तो रेस्पिरेशन जो होती है स्टूडेंट्स, यानी कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, हम सांस क्यों लेते हैं? या हम खाना खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं? हमने कोई भी खाना खाया, फिर उसको हम पचाते हैं, यानी डाइजेशन करते हैं, और डाइजेशन से जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बनती है वो सेव हो जाती है। अब वो जो ग्लूकोज सेव हुई हुई है, स्टोर हुई हुई है हमारी बॉडी में, उसके अंदर जाती है ऑक्सीजन। जब हमने सांस लिया तो हमने क्या ली? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज पे जाकर लगेगी और वहां पर होगी कौन सी रिएक्शन? वहां पर होगी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन रिपीट करवाने का कारण यही था क्योंकि मैंने आपको बताना था कि जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया होती है ना, वहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया चलती है। किसकी? ऑक्सीकरण की। और ऑक्सीडेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन को जोड़ा जाए तो वह कहलाती है ऑक्सीकरण। और हमने क्या किया? हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज था, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज था, उसमें हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया। तभी तो क्या मिली हमें? एनर्जी मिली, यानी कि ऊर्जा मिली, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, है ना। और ये ऊर्जा, ये क्वेश्चन भी करवाया था, ये ऊर्जा किस फॉर्म में मिलती है? तो ये मिलती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। क्लियर है ये बात? समझ में आई आप सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या था? श्वसन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है? तो यहां पर आप देख रहे हैं निकल क्या रही है? ऊर्जा निकल रही है। और जब भी किसी रिएक्शन में, जब भी किसी प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, देखो जो स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में भी दे दो, तो मैं इंग्लिश में साइड में लिख रही हूँ, समझ लेना। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और आगे मैं कोशिश करूंगी आपको इंग्लिश में मिल जाए। ऊष्मा शोषी होती है एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक कौन सी होती है? वह रिएक्शन जिसे शुरू करने के लिए हमें हीट देनी पड़े। ठीक है, जिसे शुरू करने के लिए हमें हीट देनी पड़े, जब हीट देंगे तभी वो काम करेगी। ठीक है, विखंडन क्या होती है? विखंडन होती है फीजन, जिसमें कोई टूट जाता है, और संयोजी होती है कॉम्बिनेशन, जिसमें दो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इनका तो कोई प्रोसीजर मतलब कोई जरूरत ही नहीं थी इन ऑप्शन को तो देखने की ही, हमें आंसर मिल गया है कि ऊर्जा निकलना, यानी कि रिएक्शन क्या है? ऊष्मा श्रेपी एक्सोथर्मिक। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी अत्यंत उचित इकाई है? द यूनिट यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स। जब हमें दो तारों को, आसमान में तारे ही तारे हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में तारे ही तारे हैं, उन तारों के बीच में दूरी यानी डिस्टेंस मापना होता है, तब हम देखते हैं उसे प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर में। किसमें? लाइट ईयर में। लाइट ईयर क्या है? एक ऐसी इकाई, एक ऐसी यूनिट जो कि तारों के बीच का डिस्टेंस मापती है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा हमने याद होगा एक यूनिट की थी खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई की थी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की थी, है ना। वो क्या थी स्टूडेंट्स? वो थी अगर हमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापनी है,
या सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापनी है, ठीक है, तो इनको मापने के लिए क्या इस्तेमाल होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे AU से लिखते हैं। लाइट ईयर को लिखते हैं LY से, और एक लाइट ईयर होता है 9.467 गुना 10 की पावर 15 मीटर के, ठीक है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। क्या बताया मैंने, अगर तारों के बीच की दूरी मापनी है तो उसकी इकाई, उसकी यूनिट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसकी यूनिट है हमारे पास लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.467 गुना 10 की पावर 15 मीटर के। क्लियर है। इसके अलावा ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है कूलम्ब। कूलम्ब होती है आवेश यानी कि चार्ज की यूनिट, ठीक है। एम्पियर, एम्पियर होती है करंट यानी विद्युत धारा की इकाई। क्लियर है। एम्पियर को लिखते किससे हैं, तो एम्पियर को लिखते हैं ए से, कैपिटल ए से लिखा जाता है एम्पियर को। क्लियर है ये बात। अच्छा, पीडीएफ जो है वो आपको कहां मिलेगी, आप सभी जानते हैं, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव में उत्सर्जन की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि जो यूरिनेशन की प्रोसेस होती है, यूरिन बनने की, मूत्र बनने की प्रोसेस होती है, उसकी इकाई कौन है। तो देखो, हमारे यूरिनरी सिस्टम में मेन कार्य करती है हमारी किडनी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम की इकाई है हमारी किडनी यानी हमारे गुर्दे। लेकिन किडनी तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, नेफ्रीडिया या न्यूरॉन, ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब यूरेथ्रा क्या होता है, मूत्र मार्ग, यहां ये तो हो नहीं सकता। देखिए किडनी आपको ऑप्शन में दिख ही नहीं रही। अब आप जानते हैं कि किडनी की इकाई क्या होती है, यानी ये जो हमारी किडनी है ये किससे मिलकर बनती है, तो ये मिलकर बनती है यहां मौजूद न्यूरॉन से, नेफ्रॉन से, यहां मौजूद नेफ्रॉन से। तो किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है। तो आपको ऑप्शन बी सही आंसर मिल जाता है। नेफ्रीडिया हमारे अंदर नहीं होते, न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ठीक है। यूरेथ्रा हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है, उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है केवल। क्लियर है। तो आंसर आपको मिल गया कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो के आया है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है देखिए क्वेश्चन, ऊर्जा देने के उपयोग से पूर्व मानव शरीर में निम्न में से कौन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। For the production of energy, which of the following substance is converted into glucose in human body? बड़ा ही अटपटा सा क्वेश्चन है ना, 4 बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन समझने के लिए। अब पूछा है तो पूछा है, क्या है क्वेश्चन सुनो। अगर हमारी बॉडी में हमें एनर्जी बनानी है, हमें ऊर्जा बनानी है, तो हमारी बॉडी में कौन टूटता है, कौन टूटता है जिससे कि ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा मिलती है जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ता है, तभी तो ऊर्जा मिलती है। अभी मैंने बताया था ना फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यही बताया था। लेकिन ये ग्लूकोज कहां से आती है स्टूडेंट, ग्लूकोज आती है जब हम खाना खाते हैं। अब खाने में क्या होते हैं, खाने में होते हैं प्रोटीन, खाने में होते हैं विटामिन, खाने में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, खाने में होते हैं फैट, खाने में होते हैं मिनरल, है ना। खाने में तो बहुत चीजें होती है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि खाने में इन सारी चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो टूट कर हमें ग्लूकोज देती है। तो बताओ ग्लूकोज कौन टूट कर देता है, पाचन तंत्र में अच्छे से पढ़ा है, हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा जब टूटती है तो वो देती है क्या हमें, वो हमें देती है ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन जब टूटते हैं तो वो हमें देते हैं अमीनो
अम्ल यानी कि अमीनो एसिड। फैट जब टूटते हैं तो वो हमें देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। बस ये अम्ल और ग्लिसरॉल। तो आपको आंसर मिल गया। कौन टूटकर ग्लूकोज देगा? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता और स्टार्च होता तो स्टार्च सही आंसर चला जाता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? स्टार्च है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है? Who is responsible for the absorption of light during the process of photosynthesis? यानी कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो सूर्य से क्या लेते हैं? लाइट लेते हैं। लेकिन वो लाइट पौधों में कौन एब्जॉर्ब करता है? ये बात भी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि पौधों में लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है हमारी क्लोरोफिल। क्या काम करती है? क्लोरोफिल। यह जो है ये सनलाइट जो होती है उसे ट्रैप करती है और फिर रिएक्शन को आगे चलाती है। क्लियर है ये बात? तो दोबारा सुन लो। पौधों में सनलाइट जो एब्जॉर्ब होती है वो कौन करता है? वो करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो सेल के अंदर यानी कोशिकाओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। जीवों के उनके पर्यावरण के साथ के संबंध का अध्ययन है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नेचर इज, यानी कि हम और हमारा नेचर, हमारे बीच में एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, मैं कुछ दे रही हूँ, वो कुछ दे रहा है। जैसे कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रही हूँ, नेचर हमें ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप बन रहा है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इसकी स्टडी को, जीवों के नेचर के साथ की स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। और हिंदी में इसे बोलते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। ठीक है, पारिस्थितिक विज्ञान। क्लियर है? याद रहेगी ये बात। आपको अच्छे से याद रखना है कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी है इकोसिस्टम की स्टडी, यानी लॉजी, अध्ययन। ठीक है, इसके अलावा आपको दिख रहा है स्टडी विज्ञान, शरीर विज्ञान यानी बॉडी फिजियोलॉजी हो गया ये। प्राणी विज्ञान यानी कि बायोलॉजी हो गया। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी हो गया। ठीक है, लिख देती हूं मैं। शरीर की स्टडी होती है फिजियोलॉजी, प्राणी विज्ञान हो गया हमारी बायोलॉजी, या इसको जूलॉजी लिखो, बल्कि जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान हो गया हमारा बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी के फादर कौन थे? जनक कौन थे जूलॉजी के? तो अरिस्टोटल। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु जो थे वो फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता थे। और बॉटनी के कौन थे? तो बॉटनी के थे हमारे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। दोनों नाम आपको जरूर जरूर याद रखने हैं। याद रहेगी ये बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिफ्लेक्स चाप कहाँ निर्मित होती है? रिफ्लेक्स आर्क आर प्रोड्यूस्ड इन। क्या होती है रिफ्लेक्स आर्क? अचानक से कोई रिस्पॉन्स, जैसे कि गरम गरम कोई चिमटा हमने पकड़ा तो उसको पकड़ते ही हम एकदम से हाथ दूर कर लेंगे। कोई तीखी सी चीज पे अगर हाथ टच हो जाए या पैर टच हो जाए तो हम उसे 1 सेकंड के अंदर हटा लेते हैं। ये जो अचानक से किया गया कार्य होता है। ठीक है, इवन जब हम एकदम से धूप में जाते हैं, धूप में जाते एकदम से ये करते हैं ना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स चाप है। तो जो काम बिना सोचे समझे जस्ट मतलब बहुत ही कम टाइम में हो जाए, स्पॉन्टेनियसली हो जाए, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जब ये बिना सोचे समझे हो रहा है तो ये ब्रेन तो करेगा नहीं, तो कौन करेगा? तो ब्रेन के अलावा कौन है जो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है? वह है हमारा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड ही हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन करवाती है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्स चाप करवाती है। मस्तिष्क यानी ब्रेन, कंधा यानी शोल्डर, और पेट यानी स्टमक।
तो बहुत ही क्लियर आंसर आपको मिल रहा है। देखो बिना सोचे समझे हो रहा है तो ब्रेन तो होगा नहीं, ठीक है। शोल्डर क्यों नहीं होगा कि मान लिया कि हमने हाथ दूर किया तो इसमें शोल्डर काम कर रहा है, लेकिन पैर दूर किया उसमें शोल्डर कैसे काम करे, तो ये भी नहीं हो सकता। और पेट का तो कहीं पे लिंक ही नहीं बनता, कोई गैस थोड़ी ना बनी है कि पेट की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी नहीं होगा। आंसर जाएगा ए, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड। क्लियर है ये बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग होता है क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज। लाल रंग क्यों यूज होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं। लाल, रक्त का रंग लाल होता है, ब्लड इज रेड इन कलर। बताओ, क्योंकि हमारी ब्लड का कलर रेड है इसलिए हम ट्रैफिक सिग्नल में यूज करेंगे। मतलब ब्लड हमारा ब्लैक होता तो हम ट्रैफिक सिग्नल में ब्लैक का यूज करते, बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। जानवर लाल रंग पहचान सकते हैं, जानवर तो और भी रंग पहचान सकते हैं ना। एनिमल कैन अंडरस्टैंड या आइडेंटिफाई रेड कलर, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा तो कोई प्रोसीजर नहीं है भाई, जानवर कोई और पहचानेंगे तो हम वो लगा देंगे, बिल्कुल नहीं। लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है, यानी कि रेड कलर हैज मिनिमम स्कैटरिंग। अब लग रहा है कि भाई अब थोड़ी इसने ना पते की बात की है, थोड़ी विज्ञान की बात की है, तो आंसर बिना सोचे अब क्या लगा देंगे हम, ऑप्शन सी। अब इसका मतलब समझ लो, लाल रंग की स्कैटरिंग कम होती है। कहीं दूर से कोई लाल कपड़ा दिखाए तो लाल कपड़ा जो है उसकी लाइट जो है वो फैलती नहीं, अब वो फैलेगी नहीं तो वो सीधी हमें नजर आएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें और क्या हो सकता था, लाल रंग की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। जो हमने विबग्योर पढ़ा था ना, आपको याद होगा विबग्योर में हमने बात की थी कि नीचे जाते हैं जब हम नीचे जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, स्कैटरिंग घटती है, ठीक है, और पेनिट्रेटिंग पावर भी घटती है, यानी भेदन क्षमता भी घटती है, फ्रीक्वेंसी भी घटती है। याद आई बात। चलिए, तो आंसर आपको मिल गया सी, लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम है। और फोर्थ क्या है, लाल रंग खतरे की निशानी है, रेड कलर इज द सिग्नल ऑफ डेंजर। तो भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायु श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। देखो सेल वाला चैप्टर मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सेल का क्वेश्चन आए, ठीक है। Which cell organelle in the cell is responsible for aerobic respiration to produce energy? तो हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, बिल्कुल बनी है। और कोशिका का ऊर्जा घर कौन था, यानी कि कोशिका में ऊर्जा बनाने वाला कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया था। तो आंसर आपको मिल गया, कोशिका में ऊर्जा बनाने वाला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं और इसे ऊर्जा घर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको राइबोसोम दिख रहा है, तो राइबोसोम होता है प्रोटीन फैक्ट्री। न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन। न्यूक्लियोलस दिख रहा है, तो अब ध्यान से सुनो, एक नई बात बता रही हूं, न्यूक्लियोलस क्या होता है। देखो यह क्या है, एक कोशिका, ठीक है, कोशिका के अंदर ये क्या है, एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, न्यूक्लियोलस का कार्य कहीं पे साइड में लिख लो, इसका कार्य होता है राइबोसोम बनाना। ये जो ऊपर आपने राइबोसोम पढ़े है ना, प्रोटीन फैक्ट्री, उसे बनाता है कौन, ये न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या कार्य करता है, राइबोसोम को बनाता है, यानी ये उन कोशिकांग को बना रहा है जो कि बाद में प्रोटीन बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है। आर्टिफिशियली राइपनिंग ऑफ द फ्रूट इज डन बाय विच
बाय द हेल्प ऑफ विच गैस। देखो क्या होता है, आजकल हर चीज आर्टिफिशियल चलती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो सब्जी या फल बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी सब्जियां पकती नहीं है। जब वो नहीं पकी तो भी उन्हें बेचना है, तो वो उनके अंदर एक खास गैस का इंजेक्शन लगा देते हैं। जब वो गैस उनकी बॉडी में जाती है, यानी मान लो केला ही है, वो हरे रंग का था यानी कच्चा था अभी, उसके अंदर वो उस गैस को डाल देते हैं, जिस वजह से वो केला कुछ ही देर में पक जाता है, यानी अगेन येलो हो जाता है। तो वो कौन सी गैस है जो कि फलों को आर्टिफिशियली राइपन कर देती है, यानी हो सकता था उस केले को पकने में 2 दिन लगते, लेकिन इस गैस ने उसे थोड़े ही टाइम में कर दिया। तो उस गैस को बोलते हैं स्टूडेंट एसिटिलीन गैस। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन गैस। ठीक है, एसिटिलीन गैस कौन सी है? यह वो गैस होती है जो कि पौधों को फलों को पका देती है। इसका एक और नाम होता है, वो है इथाइलीन। इथाइलीन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। 5 हार्मोन्स जब हम पढ़ते हैं ना पौधों के, तो उसमें से एक हार्मोन होता है इथाइलीन, जो कि फ्रूट को पकाने में काम आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40। मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी इन ह्यूमंस? मानव में वृक्क का मतलब क्या है? गुर्दे यानी किडनी। तो वृक्क की इकाई मैंने पहले ही बताया, टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। वृक्क की इकाई होती है वृक्काणु, जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, देखो वृक्क की इकाई वृक्काणु, नेफ्रॉन। उसके अलावा दिख रहा है आपको मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? वह जगह जहां पर यूरिन जो है, मूत्र जो है, वो स्टोर होता है, संग्रहित होता है। मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, ठीक है। वृक्क यानी किडनी। तो आपको आंसर आपका मिल गया है ऑप्शन डी। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन है वृक्क की इकाई, आधारीय इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रीवाणी और पुरुषवाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं? What is that characteristics which allow us to differentiate between the male and female voice? देखो अगर कोई कहीं दूर से बोल रहा है, ठीक है, मान लीजिए मैं इस कमरे में हूं और किसी दूसरे कमरे में कोई बात कर रहा है, तो मैं उसकी आवाज सुन के बता पाती हूँ कि वो एक पुरुष है या महिला है, यानी वो एक मेल है या फीमेल है। ऐसी क्या डिफरेंस है महिला और पुरुष की वॉइस में, किस चीज का अंतर है जिस वजह से मैं ये पहचान पा रही हूँ? तो आपको याद रखना है, अंतर है पिच का। ठीक है, क्योंकि दोनों की पिच जो होती है वो अलग होती है। महिला की पिच अलग होती है और पुरुष की पिच अलग होती है। साथ ही साथ एक और चीज जान लो कि हम लोग बोल क्यों पाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में होता है ध्वनि यंत्र। क्या होता है? ध्वनि यंत्र, जिसे बोलते हैं साउंड बॉक्स, जो कि कौन सा है? वो है हमारा लैरिंक्स। ठीक है, कंठ। हमारे कंठ जो होते हैं यहाँ पर होते हैं ट्रैकिया के ऊपर की तरफ, वो क्या होते हैं? उन्हीं के वाक तंतु, वोकल कॉर्ड की वजह से हम लोग बोल पाते हैं। तो मनुष्य बोल क्यों पाते हैं? क्योंकि उनके पास होते हैं लैरिंक्स। क्लियर है ये बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव में, क्वेश्चन नंबर 42, मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो मानव की बॉडी से मेन जो वेस्ट निकलता है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है हमारा यूरिया। यूरिया क्या है? मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि हमारे यूरिन में निकलता है। क्या होता है? यूरिया। ठीक है, अमोनिया किससे निकलता है? तो फिशेस, मछलियां जो होती है वो अमोनिया देती है, और यूरिक एसिड हम बोल सकते हैं बर्ड्स। ठीक है, पक्षी यूरिक एसिड अपना मेन मुख्य अपशिष्ट देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं, मानव का वेस्ट यूरिया, पक्षियों का वेस्ट यूरिक एसिड, और अमोनिया किसका वेस्ट है? फिशेस का। ठीक है, नेक्स्ट। इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी से अमोनिया नहीं निकलता या यूरिक एसिड नहीं निकलता, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट? तो नीचे हमें 4 गैस दी गई है,
चारों में से कौन हमारे एयर को, हमारी वायु को प्रदूषित नहीं करता, ये बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हमने पढ़ा था, इसी की वजह से होती है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, तो ये तो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करता है, हम बोलते हैं कि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना नेचर हार्मफुल बनता जाएगा, इसीलिए पौधे उगाओ ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले ले। नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी यहाँ पे आना था नाइट्रस डाइऑक्साइड, इसको थोड़ा ठीक करो, नाइट्रस डाइऑक्साइड। तो नाइट्रस डाइऑक्साइड भी हमने पढ़ा था, ये भी एसिड रेन का कारण बनती है। ठीक है, बची क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो हमारी हवा में वैसे भी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से पौधे जो है वो नाइट्रोजन की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसका आंसर चला जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती, जबकि ऊपर वाले तीनों के तीनों ही हमारे लिए हार्मफुल है। अगर ऑप्शन में होता कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी हार्मफुल होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पास। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान क्या है। कब्रिस्तान क्या होता है, कब्रिस्तान वो जगह होती है जहां पर किसी के डेड बॉडी को रखा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, आरबीसी की डेड बॉडी जाती है, कहां पर जाती है, प्लीहा यानी स्प्लीन में। स्प्लीन यानी प्लीहा मानव शरीर का वो अंग है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सब की डेड बॉडी जाती है। यानी जब ये मरती हैं तो यहीं जाकर उनका काम तमाम होता है प्रॉपरली। ठीक है, उसके अलावा आप ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। बोन मैरो होता है जहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनती है। अस्थि यानी बोन, बोन का तो कोई लिंक ही नहीं है, बोन के अंदर ही बोन मैरो होता है। यकृत यानी लीवर। बच्चों में जब बोन मैरो नहीं होता तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनता है लीवर में, और खत्म भी कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है, यानी कि बचपन में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब उनकी बॉडी में 300 हड्डियां होती है, उस समय के दौरान बच्चों के अंदर लीवर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनाता है और लीवर ही उनका कब्रिस्तान होता है। लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त संचरण की खोज किसने की, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो के आया है। हु डिस्कवर्ड द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। पहली बार उन्होंने बताया था कि भाई मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र कार्य करता है जिसके अंदर ब्लड, रक्त घूमता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उभयचर में श्वसन की विधि होती है। एम्फोटेरिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो एम्फीबियंस जो होते हैं, यानी कि जैसे कि मेंढक है, ये कैसे अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, बहुत बार रिपीट तो नहीं हुआ बट मैंने करवाया है। फ्रॉग जो होता है स्टूडेंट, वो अपनी त्वचा से भी सांस लेता है। ठीक है, त्वचा से भी लेता है। फेफड़े भी होते हैं उसके पास, त्वचा यानी स्किन, फेफड़े यानी लंग्स, यानी लंग्स से भी सांस लेता है, गलफड़े यानी गिल्स से भी सांस लेता है। तो आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी जो फ्रॉग होते हैं या कोई भी एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन कौन होते हैं स्टूडेंट्स, वह जो कि पृथ्वी पर भी रह सके और पानी में भी रह सके। तो जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है, जब पानी में होता है तो गलफड़ों से सांस लेता है, गिल से, और जब पृथ्वी पर होता है तो लंग्स यानी फेफड़ों से सांस लेता है। तो और वैसे जब उसका मन करता है वो त्वचा यानी स्किन से सांस लेता है। तो इस तरीके से उभयचर एम्फीबियन जो होते हैं वो ऑल ऑफ द अबव मेथड यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो ट्रिक याद है, ट्रिक याद है आपको, क्या थी ट्रिक हमारे पास, हमारे पास है देखो लास्ट था नाच। नाच यानी क्या था, ना मतलब न्यूट्रॉन और च मतलब चैडविक। ट्रिक क्या थी बताना जरा, पाजी टाई लगाकर नाचो। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ट्रिक रिपीट कर दूंगी। आंसर क्या चला गया, ए
चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। अब ट्रिक देखते हैं। ट्रिक थी हमारी पाजी टाई लगा के नाचो। नाचो, ठीक है। अब नाचो का मतलब तो आपको पता लग गया, न्यूट्रॉन और चैडविक। पाजी का मतलब क्या था? तो प यानी प्रोटॉन, जी यानी गोल्डस्टीन, और अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना हो तो रदरफोर्ड। टाई में ट यानी थॉमसन, और ई यानी इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। प्रतान किसके प्रति संवेदनशील है? प्रतान होते हैं स्टूडेंट टेंड्रिल्स। जो पौधे होते हैं उनके छोटे 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 पत्ते जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से ना, कहीं कहीं पे ना हम बोल देते हैं बेल, ठीक है, जो दीवारों पे लिपट जाती है या कोई स्टिक खड़ी कर दो तो उसके साथ लिपट जाती है, उसे बोलते हैं टेंड्रिल यानी कि प्रतान, या जिसे हम जनरल भाषा में क्या बोल देते हैं? बेल बोल देते हैं। वैसे वो बेल नहीं कहा जाता, उसे बेल और किसी चीज को कहा जाता है, लेकिन आप समझ लो टेंड्रिल, प्रतान या बेल, ये जो होते हैं ये किससे सेंसिटिव होते हैं? देखो कई ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम टच करते हैं ना तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो मैंने क्या बोला? जिन्हें हम क्या करते हैं? टच करते हैं, यानी कि टच करने से वो सिकुड़ जाते हैं, और वो होते हैं जो टच करने से सिकुड़ जाते हैं उन्हें ही बोलते हैं टेंड्रिल। तो टेंड्रिल किससे सिकुड़ते हैं? टच से। तो आंसर चला गया, टच से टेंड्रिल सेंसिटिव होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसका स्पेशल एग्जांपल है हमारे पास जो लाजवंती का फूल बोलते हैं ना हम, ठीक है, चुई मुई का पौधा, उसे भी टच करते हैं, वो टेंड्रिल जैसा ही होता है, उसे टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो वो भी क्या है? टच से सेंसिटिव है, यानी कि वो संवेदनशील है किससे? टच से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? एस्ट्रोनॉट्स सो द स्काई ऑफ स्पेस ऑफ विच कलर, यानी कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चला गया तो उसे सब कुछ कैसा नजर आता है? तो उसे क्या, फोटो में आपने भी देखा होगा, सब कुछ काला नजर आता है, ठीक है, ब्लैक नजर आता है। इसका कारण क्या है? कारण है नो एटमोस्फेयर, वहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से वहां पर कोई रंग जो है वो मतलब व्हाइट लाइट जो है वो क्या नहीं करती? स्कैटर नहीं करती, और वो स्कैटर नहीं करेगी तो हमें कोई रंग नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हमें जो अंतरिक्ष है वो काले रंग का नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक महिला प्रजनन अंग है? यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनमें से कौन सा एक? तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, वृषण यानी टेस्टिस, अंडाशय यानी ओवरी, अग्नाशय यानी पेनक्रियास, और गुर्दे यानी किडनी। तो बहुत ही सिंपल है, देखो आप लोगों के लिए, गुर्दे सब में होते हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, गुर्दे सब में होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। पेनक्रियास सब में होता है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, मेल हो, फीमेल हो, सब में होते हैं पेनक्रियास, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात आती है वृषण और अंडाशय की। तो वृषण जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी पुरुष का प्रजनन अंग होता है क्या? वृषण यानी टेस्टिस। तो आंसर क्या आया? महिला का होता है अंडाशय यानी ओवरी। क्या होता है? वह पार्ट जहां से ओवम निकलते हैं, एग निकलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। विज्ञापन, नाम पट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का प्रयोग किया जाता है। एडवर्टाइजिंग नेम स्लाइड्स एंड द डेकोरेशन लाइट यूज्ड मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग गैस? देखो जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना, उसके बाहर आपने देखी होगी ऐसी पतली पतली ना ट्यूब्स लगी होती हैं जिनसे नाम लिखा होता है, उस ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आजकल के टाइम में ज्यादातर ये होती है नियोन गैस। नियोन गैस जो होती है ये अलग अलग कलर दे देती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नियोन गैस कहाँ पे यूज होती है? जो आजकल एडवर्टाइजमेंट की बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं उन पे।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त वाहिका जिसमें आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, रक्त वाहिका जिसमें डीऑक्सीजनेटेड रक्त शामिल है, द ब्लड वेसल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, दो बार रिपीट हो गया ये, ठीक है। तो हमारी बॉडी में आप सब जानते हैं बहुत सारी रक्त वाहिका है, किसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन ना होने वाली, ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट बोल सकती हूँ, वेन या आर्टरी होती है। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस हीरा, महाधमनी यानी एओर्टा, फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी, ये आपके ऑप्शंस हैं चारों। अब तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप सभी जानते हो ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड रक्त आता है ऊपर से, इसमें जाता है, फिर नीचे जाता है और फिर बॉडी में जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसमें जाता है, इधर जाता है, फिर लंग्स में जाता है। अब मुझे देखो, रेड कलर से मैंने बनाया ऑक्सीजनेटेड, ब्लू से मैंने बनाया डीऑक्सीजनेटेड। ये क्या है? ये है पल्मोनरी वेन, ये क्या है? ये है एओर्टा, ये क्या है? वेना कावा, और ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब बताओ मुझे देख के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें है? तो दो दिख रहे हैं आपको, महाशीरा यानी वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन में क्या मिल रहा है? ऑप्शन में मिल रहा है फुफ्फुस धमनी, ये रहा। तो आंसर चला गया सी जो है, फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है, एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी कि डार्क रेड कलर का ब्लड, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के सेट के साथ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।